नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में हर क्षेत्र में विकास को मिली गति। सरकार की योजनाओं से पिछले 10 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में हुआ आमूल-चूल परिवर्तन। मोदी सरकार में गरीब, वंचित और शोषित हुए सशक्त। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय होगा कम। किसानों को भी मिलेगा लाभ। पूर्वी भारत में मीठी क्रांति का आगाज। रांची में देश की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में बढ़ रहा है शहद का उत्पादन और निर्यात। और उचित मूल्य पर राशन और अन्य तरह की रसद व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ प्रयासरत। नई दिल्ली स्थित पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने एनसीसीएफ का खोला गया आउटलेट। मिलेगी सस्ती दर पर भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल सहित अन्य तरह की खाद्य सामग्री। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहले अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और इसके साथ ही पूर्वी भारत में मीठी क्रांति का आगाज हुआ। अभी NDDB आनंद गुजरात, IARI पूसा दिल्ली, IIHR बेंगलुरु एवं IBDC हरियाणा में ऐसी लैब्स हैं। रांची में नई लैब बनने से पूर्वी भारत हनी हब के रूप में विकसित होगा। शहद उत्पादकों को घरेलू बाजार में विस्तार व निर्यात के अवसर मिलेंगे और उनकी प्रगति होगी। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस क्षेत्र से सभी शहद का निर्यात नहीं हुआ, जबकि शहद उत्पादन के लिए ये एक बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शहद उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं, जिसका उपयोग किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने कहा कि क्षेत्र की लगभग 30% भूमि जंगल से ढकी हुई है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फसलें, फल, सब्जियां और जंगली पेड़ हैं, जो शहद उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में शहद का उत्पादन बढ़ रहा है और इसका निर्यात भी बढ़ रहा है। शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं उत्पादित शहद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेंगी। मधुमक्खी बॉक्स निर्माण इकाइयां शहद उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि व्यापार, ब्रांडिंग और विपणन इकाइयां घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहद की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करेंगी और साथ ही मधुमक्खी पालकों और किसानों को भी लाभान्वित करेंगी और झारखंड मीठी क्रांति का हब बनेगा। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपए 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपए 94 पैसे और चेन्नई में 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपए 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। छतरपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने से लोगों में खुशी की लहर छा गई है। गए हम तो 10-10 पैसा कमावे वाले हैं, हम लोगों ने तो बढ़िया है। मोदी सरकार को धन्यवाद कर रहे हम लोग। बहुत खुशी की बात है
मोदी सरकार में ये काफ़ी राहत मिलती रहती है सभी को। भाई इसमें क्या है कि घर परिवार वालों को भी काफ़ी राहत है, ट्रांसपोर्ट वालों को भी काफ़ी राहत है ना। भाई भविष्य में मोदी सरकार से इसी तरीके से बहुत सुविधाएं मिलती रहती हैं, जिसमें पब्लिक को काफ़ी राहत मिलती रहती है। तो कल ही रेट कम हुई है 2 रुपये, जिससे लोगों में काफ़ी उत्साह है और देखा जा रहा है, देखिए येलो लाइन लगना चालू हो गई है। और मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में हर क्षेत्र में विकास को गति मिली है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार की योजनाओं का असर यहां साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री समाज के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर नजर आए हैं। फिर चाहे स्वच्छ और स्वस्थ भारत अभियान की बात हो या सबका साथ सबका विकास को सार्थक करने की। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने परिवारजनों यानी जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। यही वजह है वो समाज के हित में जनहित के मुद्दे उठाने और जन सहयोग से उनका समाधान निकालने वाले समाज सुधारक भी हैं। सामाजिक क्षेत्र में आए अमूलचूल परिवर्तन सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का नतीजा ही है। पिछले 10 वर्षों में हुए बदलाव पर नजर डालें तो 2014 तक 1.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ था, जबकि 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। 2014 तक देश में केवल 37% ही हिस्सा ओडीएफ में था। सितंबर 2023 तक 75% से अधिक हिस्सा ओडीएफ के दायरे में आया। 2014 में कचरे का 15 से 16% ही वैज्ञानिक प्रसंस्करण हो पाता था। वर्तमान में 76% कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाता है। वर्ष 2014 से DAY-NRLM के तहत 7.33 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया। जल संरक्षण के लिए दिसंबर 2023 तक 68,521 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 26.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 32% की वृद्धि के साथ 2.07 करोड़ रहा। 2014 के 38,498 उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़कर अब 2023 में 43,796 हो गई है। 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 2024 में 706 हो चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 1.40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 2014 में ITI की संख्या 10,119 से बढ़कर 2022 में 14,953 हुई। गरीब और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को मिला निशुल्क स्वास्थ्य लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को 10 नए एम्स भी मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में 16वीं किश्त जारी हुई थी। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना से 3,15,823 लाभार्थियों को 12,91,013 सहायक उपकरण वितरित हुए। नशा मुक्त भारत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। 136 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के साथ पुनर्वास सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। इसके साथ ही पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना हो या फिर हर घर नल से जल, सरकार की इन सभी योजनाओं का असर ही है जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि निखर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये देश उनके लिए एक परिवार है और अपने परिवार की स्थिति में सुधार के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और देश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन और अन्य तरह की रसद व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लगातार काम कर रहा है और इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने NCCF का आउटलेट खोला गया है। आउटलेट का उद्घाटन करने आए केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इस आउटलेट के खुलने से यहां से आने जाने वाले लोगों को सस्ती दर पर रसद, भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल सहित अन्य तरह की खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर मिलेगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह से। उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के साथ साथ किचन से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। अभी NCCF का आउटलेट पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने खुला है। इसका क्या फ़ायदा होगा और उपभोक्ताओं को कितना मदद मिलेगी, इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जी। सर, लगातार ये काम जारी है, कोरोना काल हो या उसके बाद के कई दौर आए हैं, लेकिन आपका ये काम लगातार जारी रहा है। इसका कितना फ़ायदा हम देखें और किस रेट पर उपभोक्ताओं को मिलेंगे? देखिए, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उचित दरों पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो जनता को उपलब्ध कराई जाए और पहली बार सरकार ने डायरेक्टली रिटेल में इंटरवेंशन शुरू किया है। तो रिटेल में जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें दालें एवं अन्य चीज़ें हैं, उसको इस तरह के स्थान जहां पे फुटफॉल्स ज़्यादा है, मेट्रो स्टेशन सामने है, लोग आते जाते घर से ऑफिस आते जाते यहाँ खरीद सकते हैं, तो उससे इसकी अवेलेबिलिटी को व्यापक रूप से सुनिश्चित कराना यही उद्देश्य है। और जो दरें हैं इसकी, जैसे भारत दाल चने की 60 रुपये, बाकी दालें भी बाज़ार से सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उपभोक्ता को आसानी हो सके और सुलभता से उपलब्ध हो सके। क्या क्या सामग्री इसमें मुख्य रूप से है सर? तो इसमें भारत दाल जो कई प्रकार की हैं, उसके बाद मिलेट्स हैं और ये इस तक सीमित नहीं रहेगी। तो NCCF इज़ अ बिज़नेस एंटिटी। अगर उनको लगता है कि उनके बिज़नेस में और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको इसमें शामिल करके, क्योंकि जगह तो अब हो गई, अब इसकी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए बाकी चीज़ें भी तो अच्छा ये है। और बहुत अन्य जगहों पे भी, मेट्रो स्टेशंस पे, अभी उस दिन कृषि भवन के अंदर भी इन्होंने लॉन्च किया। सो द आइडिया इज़ टू इंक्रीज देयर रीच, आई थिंक विच दे आर डूइंग सक्सेसफुली। दिल्ली से बाहर के उपभोक्ताओं को भी इसी का इंतजार है कि हर राज्य में हर जगह आउटलेट खोले, तो आपकी क्या रणनीति? तो आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से सबकी जानकारी के लिए, दिल्ली के बाहर भी ऐसे आउटलेट्स हैं और अभी आज तक 21,459 आउटलेट्स के माध्यम से ये भारत दाल उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मोबाइल आउटलेट भी हैं, इसमें फिक्स्ड आउटलेट भी हैं और पूरे भारत के सभी राज्यों को मिला के 21,500 के आसपास आउटलेट्स के माध्यम से, और ये संख्या अभी और बढ़ेगी ताकि इसकी जो रीच है उसको और व्यापक बनाया जा सके। भारत दाल, भारत आटा, इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना भी आती है और किचन में भी एक अलग तरह की फीलिंग आती है, क्या कहेंगे? अच्छा है, ऐसी फीलिंग आती रहनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह, जिनका मानना है कि NCCF द्वारा शुरू किए गए इस आउटलेट के जरिए न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे किचन की खाद्य सामग्री मिलेगी, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के तहत राष्ट्रीयता की भावना भी जगेगी। OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ वर्षा की अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 20 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 20 मार्च तक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र में 19 मार्च तक अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना बताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में उमस बनी रहेगी। वहीं कर्नाटक के उत्तर और भीतरी इलाकों में लू चलने की संभावना है। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को जम्बूसर, उदयपुर और गोरखपुर मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 13 मार्च को सफेद मक्का का भाव रहा 2500 रुपए। 14 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2500 रुपए पर बना रहा।
जबकि राज्य के ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 मार्च को मक्का का भाव था 2100 रुपए। 14 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए पर हुए। राजस्थान के उदयपुर मंडी में 13 मार्च को पीली मक्का का भाव रहा 2060 रुपए। 14 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 2050 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडी में 13 मार्च को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2180 रुपए। 14 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2175 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ गुरुवार को गोंडा मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2370 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 2110 रुपए। लखीमपुर मंडी में मक्का 2050 रुपए पर बिका, जबकि शामली मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2290 रुपए पर हुए। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का के उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। गुरुवार को देश के ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। वहीं आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 13 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,705 रुपए। 14 मार्च को इसके भाव में 175 रुपए की तेजी आई और भाव 5,880 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,300 रुपए। 14 मार्च को इसके सौदे 315 रुपए गिरकर 5,985 रुपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में 13 मार्च को मूंगफली का भाव था 5,503 रुपए। 14 मार्च को इसके सौदों में 288 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,215 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 13 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,850 रुपए। 14 मार्च को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,850 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,69,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,63,000 टन रहा था। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में नवनिर्मित नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। ओडिशा के संबलपुर जिले के राधाखोल इलाके में एक सड़क दुर्घटना में वरिष्ठ BJD नेता प्रसन्ना आचार्य घायल हो गए हैं। आचार्य भुवनेश्वर से बारगढ़ लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक गैस टैंकर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। आचार्य का बारगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो से यात्रा करने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखे। निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कार्यभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभालने पर उनका स्वागत किया। श्रीनगर के HMT के बाहरी इलाके में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो, थाई उप प्रधानमंत्री पारनप्री बहिदा नुकारा और अन्य देशों के मंत्री सम्मिलित हुए। केरल के तिरुवनंतपुरम में 6 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए साइन अप किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में 10 अटल टिंकरिंग लैब शुरू करने की घोषणा की। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर और 8वें दौर के तहत नीलामी के तीसरे दिन एक कोयला खदान की नीलामी की गई है। ये कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी या अन्वेषण की गई कोकिंग कोल खदान है और इस कोयला खदान में कुल भूगर्भिक भंडार 200 मिलियन टन का है। मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर के उखरुल में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया है और इसका केंद्र जमीन से 90 किलोमीटर गहराई में था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शरणार्थियों ने CAA पर कांग्रेस की टिप्पणी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई में BMC ने 24 अप्रैल तक शहर भर में 5% पानी की कटौती की घोषणा की है और नागरिकों से पानी का संभल कर उपयोग करने का आग्रह किया है। ऐसे में लोगों को संभल कर पानी खर्च करने की सलाह दी गई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।